प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज सिटीज़न पोर्टल को बने 2 साल मुकम्मल हो गए और इस सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म ने बहुत सराहा उन तमाम कोशिशों को, उन लोगों को जो इसका हिस्सा थे और जिस इसकी वजह से उनका दावा है कि बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुँचा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सिटीज़न पोर्टल इतना कामयाब रहा और इस पर से लाखों लोगों ने इसकी तरफ रजू किया, तो गवर्नेंस में कितनी बेहतरी आई है, निज़ाम कितना बेहतर हुआ है, इदारे कितना ठीक हुए हैं। क्योंकि मोस्टली लोग इदारों के ख़िलाफ़ शिकायत लेकर यहाँ पर जाते हैं और इन इदारों से जब उनको इंसाफ नहीं मिलता तो फिर वो इसका रुख करते हैं और फिर मजबूरी होती है। वो इदारे जो पहले इंसाफ देने से इनकार कर देते हैं, वही इदारे फिर कुछ ना कुछ हरकत में आकर किसी ना किसी हद तक सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। कितना कर पाते हैं एक अलग बहस है, लेकिन इदारे कितना ठीक हुए, बुनियादी सवाल ये है। क्योंकि इदारों के ठीक न होने की वजह से इस पोर्टल को शुरू किया गया था। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। दूसरा ये कि लाहौर का जलसा अब होने जा रहा है, कुछ दिन बाकी हैं। हुकूमत ने फैसला किया है कि मुल्तान वाली बदमज़गी पैदा नहीं होगी, लाहौर का जलसा होने दिया जाएगा। अब लाहौर का जलसा होने दिया जाएगा तो उसके बाद फिर जो स्ट्रेटजी है वो अपोजिशन की क्या होगी। कोरोना की वजह से बहुत दबाव है। अदालत में कुछ लोग चले गए कि जलसों पर पाबंदी लगाई जाए। अगरचे अदालत ने उस पर फैसला दिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि ये काम अगर सोसाइटी खुद इस पर एक्टिव नहीं है, सोसाइटी खुद इसके लिए सेंसिटिव नहीं है और इधर हुकूमत काम नहीं कर रही, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और फिर साद रफ़ीक साहब ने जो पंजाबी जाग का नारा लगाए बगैर यही नारा जो लगाया है, यानी उन्होंने पंजाबियों को जाग उठने की जो तलकीन की और कहा है कि जब तक पंजाबी नहीं जागेंगे तब तक कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो ये जो पंजाब कार्ड है क्यों खोलना शुरू कर दिया मुस्लिम लीग नून ने, इस पर करेंगे। मेरे साथ उवैस कादिर शाह साहब मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया शाह साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। डॉक्टर शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। और यह मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। और इरशाद अहमद आरिफ साहब। तमाम मेहमानों को हम खुशामदीद कहते हैं। सिटीज़न पोर्टल के हवाले से सबसे पहले मैं उवैस कादिर शाह साहब, ज़रा आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा, कितना इफ़ेक्टिव रहा आपके ख्याल में। आप सराहते हैं 30 लाख लोग इसकी तरफ, और आज एक दलील भी दी गई कि अगर लाखों लोग इस पर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ इससे होप जुड़ी हुई है, लोगों को उम्मीद है, लोगों का काम होता है तभी इस पोर्टल की तरफ आते हैं। ये इसकी कामयाब होने की एक दलील है, ये दलील दी गई आज। कैसे आप इस पर कमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद, सबसे पहले तो ये बात कि अगर ये पोर्टल बनाया गया और ये पोर्टल बनाने की वजह यही थी कि इदारों में सुधार आ जाए, जो कमियां, जो कहीं पे कोताहियां हो रही हैं वो सुधर जाएं, तो सबसे पहले मेरा सवाल मेरे फेडरल गवर्नमेंट के दोस्तों से ये होगा कि पिछले 2 सालों में आखिर कौन सा ऐसा सेक्टर आपने छोड़ा है जिसको आपने पॉलिटिसाइज नहीं किया, जिसको आपने जिसको क्रश करने की आपने कोशिश नहीं की। देखिए कहाँ कहाँ आप सुधार लाएंगे, किस जगह पे आप सुधार लाएंगे। आप आखिर इस पोर्टल से हासिल क्या करना चाहते हैं? यही कि एक चीज बनाई, उसमें एंट्रीज डलवाते गए। अब आपको क्या पता कि ये एंट्रीज फेक हैं या असल हैं? अगर ये एंट्रीज इसमें आ रही हैं तो उसका फीडबैक क्या हुआ, कितने लोगों ने इस पे इसके इत्मीनान का इजहार किया, कौन कौन से इदारे की शिकायत आई, कौन कौन से इदारे से अफसरान निकाले गए। देखिए, आप तो एक तरफ अपने वज़रा को निकालते हैं करप्शन के इल्जामों में और कुछ दिनों के बाद वो फिर उनमें से कुछ मामले खुसूसी बन के आ जाते हैं, कुछ कौन से ओहदों पे फायज हो जाते हैं। देखिए, इल्जामात लग रहे हैं तो उसका मकसद खामियां हैं, आपकी कोताहियां हैं। बहुत जगहों पे आपको सुधार लाना है जो इस वक्त तक 2.5-3 साल का अरसा होने को है, अभी तक किसी जगह पे नजर नहीं आया। स्कैंडल पे स्कैंडल, स्कैंडल पे स्कैंडल। आप जिस चीज को ले लें, मामूली चीज में से बड़ी चीज को ले लें, हर जगह पे आपको स्कैंडल की रोशनी आएगी। इवन दो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी ये बयानिया आ गया कि ये फेडरल गवर्नमेंट नाअहल है और ये काम करने के काबिल नहीं है, इसमें वो लोग नहीं है जो काम कर सके। देखिए, सारे जो बड़े बड़े बयानात आ रहे हैं इदारों के, क्या ये किस चीज पे मबनी है? क्या ये हकीकत में मबनी नहीं है? इनको आप झुटलाएंगे, इनको आप गलत कहेंगे। पोर्टल का एक नाम लेके आपने एक बड़ा इवेंट भी कर दिया जी। आप इवेंट में आ भी गए, आप इवेंट में बैठ भी गए। बाहर क्या बोर्ड लगा था कि कोरोना इज नॉट अलाउड फॉर 2 hours or 3 hours व्हाइल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब इज इनसाइड व्हाइल स्पीचिंग टू द पीपल हु आर सिटिंग इनसाइड? क्या ये लिखा था बाहर? हाँ जी, वो एसओपीज के साथ बैठे हुए थे। चले, इसका जवाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब दे सकते हैं। कोई भी जी, आप बाद में किसी से भी मेरे भाई से जवाब ले लें, लेकिन इदारा जिस चीज के लिए अगर आप बना रहे हैं या कोई पोर्टल बना रहे हैं,
तो उसकी डिटेल्स सिर्फ वजीर आजम साहब को पता नहीं होनी चाहिए। ठीक। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन चलें सबको है, तो चले सबको है। इसका बताएं, जवाब पता डॉक्टर तो चल शहबाज जाए गिल साहब एक तो ये आखिर है दीजिएगा, वो क्या कह रहे हैं कि पता तो चले क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ। दूसरा ये बुनियादी सवाल सर ये कि एक देखने का एक जाविया ये भी है शहबाज गिल साहब, वो ये कि एक कामयाबी ये हो सकती थी कि आप कहें कि हमने ये इसलिए कायम किया था क्योंकि इदारे हम नए थे, इदारे काम नहीं कर रहे थे, इदारों में रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। अब 2 साल में इदारे अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, अब सिटीजन पोर्टल की जरूरत नहीं रही। अब देखिए शिकायत इसमें इतनी कम हो गई हैं, लोग इसकी तरफ इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनको अपने कंसर्न इदारे से इंसाफ मिल रहा है, इसलिए इब्तदाई तौर पर इतनी शिकायत आ रही थी, अब वक्तन फक्तन इतनी कम हो गई हैं। यहाँ पर प्राइड ले लिया जा रहा है कि ये देखिए इस पर शिकायत बढ़ गई हैं, तो इदारे इसका मतलब काम नहीं कर रहे। शहबाज गिल साहब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, एक तो अवैध साहब को शायद या तो वक्त नहीं मिला या उनका वैसे शगफ नहीं है इस तरफ, उनको शायद पता नहीं है इस बात का, या कंप्यूटर से शायद लिटरेसी नहीं है। तो ये जो तमाम इंफॉर्मेशन होती है जितने वो गिले कर रहे थे कि ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, कितने लोगों ने कंप्लेन की, वो कंप्लेन जाली लोग कर रहे हैं कि असल लोग कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है कि शाह साहब की जो है ना वो कंप्यूटर की लिटरेसी बिल्कुल नहीं है। उनको शायद पता नहीं कि अब पाकिस्तान में हर टेलीफोन नंबर जो है वो थंब इम्प्रेशन के साथ वेरीफाइड है, वो किसी एक इंसान के साथ वेरीफाइबल इंसान के साथ, और इस पे जो भी कंप्लेन आती है वो इसी मेथड के थ्रू वेरीफाई की जाती है। सबसे पहले थंब इम्प्रेशन उसमें मौजूद होता है नादरा का, और वो कहाँ से होता है? उनके टेलीफोन नंबर से, क्योंकि उनको वो वापस मैसेज जाता है, उस कोड को वापस यूज करते हैं और हमें पता चलता है कि एक वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है। तो जितने भी उन्होंने गिले किए कि किस डिपार्टमेंट से है, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, तो मैं क्विकली बता देता हूँ कि जब आपके पास कंप्लेन आती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पोर्टल पे, तो उस कंप्लेन को फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा जो बुरी परफॉर्मेंस है वो सिंध की है, सबसे गंदी परफॉर्मेंस पूरे पाकिस्तान में जो इदारे हैं जो सॉल्व करते हैं कंप्लेन में 27% पे सिंध खड़ा है, अगर दूसरों को 49% दूसरों की परफॉर्मेंस आप देखें डिफरेंट यूनिट्स की, या AJK है या फेडरल है या पंजाब है, तो अल्लाह के फजल से सबसे पैथेटिक जो परफॉर्मेंस है वो सिंध की है। अब सिंध की चीफ सेक्रेटरी को चली जाएगी वो कंप्लेन अगर किसी बंदे की है कि जी मुझे फलां दफ्तर में असिस्टेंट कमिश्नर मेरे से रिश्वत मांग रहा है, या मेरी लैंड का ये प्रॉब्लम है, या मेरे साथ ये पर्टिकुलर मेरा प्रॉब्लम चल रहा है, वो जब उनको चली जाएगी तो 20 दिन तक हम, पहली बात तो आपको ये बताई कि वेरीफाइड है कौन कंप्लेन कर रहा है, हमारे पास उनके घर का नादरा का शनाख्ती कार्ड नंबर, उनका टेलीफोन नंबर, वी नो एवरीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर सिटीजन, कौन कंप्लेन कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि वो चलेगी उस मुतल्लिका डिपार्टमेंट को थ्रू चीफ सेक्रेटरी या IG पुलिस या जो भी उस डिपार्टमेंट को अल्टीमेट हेड करता है, तो 20 दिन तक हम उसे देते हैं नॉर्मल टाइम कि वो उसे सॉल्व करेंगे। 20 दिन में अगर सॉल्व नहीं हो तो हम कहते हैं एस्केलेट हो गई। 20 से 41 दिन तक वो एस्केलेट सिचुएशन में रहती है, जिसमें हम उनको रिमाइंडर भेजते हैं। अगर वो 41 दिन से ऊपर जाती है तो उसको सुपर एस्केलेट कहते हैं, जो रेड लाइन में चली जाती है, जिसमें फिर इंटरवीन करता है हाईएस्ट लेवल जो भी ऑफिसर है PM ऑफिस के अंदर, जो डायरेक्टली उनसे बात करवाता है और वो सॉल्व करवाते हैं। और इसी तरीके से 3 डिफरेंट टाइप की वार्निंग्स है। जब एक डिपार्टमेंट ज्यादा तादाद में एस्केलेट, सुपर एस्केलेट में जाते हैं तो 3 तरह के लेटर्स है। कई दफा उन्हें ग्रीन लेटर्स इशू किए जाते हैं, जो नॉर्मल उन्हें ताकीद की जाती है कि आप इस सिस्टम को बेहतर करें। फिर येलो लेटर्स इशू किए जाते हैं, वो उनकी फाइल में लगता है अगर वो डिले करते हैं और एस्केलेट में बार बार जाते हैं, और अगर सुपर एस्केलेट में कोई बार बार जाता है तो उन्हें रेड लेटर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से इशू किया जाता है, जो उनकी फाइल में भी लगता है और उस डिपार्टमेंट को भी तंबीह की जाती है और रेप्रिमांड भी किया जाता है अगर जरूरत हो। जैसा कि पंजाब का एक केस जो आज मीडिया के ऊपर है, जिसमें एक छोटी बच्ची, मुझे एग्जैक्ट उनकी एज नहीं पता, लेकिन 18-17 साल की एक बच्ची थी, उनको अगवा किया गया था, उनकी वालिदा ने कंप्लेन की PMO पोर्टल के ऊपर। तो आगे से जो ऑफिसर थे वो भी यही तरह वाली सोच रखते होंगे कि कौन सा किसी को पता लगना है, तो उन्होंने कंप्लेन में लिख दिया सॉल्व, और जो साइल था उसको धमकियां दी कि तुमने PM ऑफिस जाके कंप्लेन किया, तुम्हारा इलाज कर लेंगे। तो एक खासा बेचारी, वो उनका क्या करते, उसमें DIG, उसमें SSP, उसमें DSP, उसमें इंस्पेक्टर, वो तमाम लोग जो है वो उसमें मुअत्तल हुए, सस्पेंड हुए, रेप्रिमांड किए गए, और बाकी तो महकमाना कार्रवाई है और हमारी अदालतें फिर वहां पे आजाद है, जो भी इनको महकमे ने कार्रवाई करनी है और उसके बाद अदालतों ने करनी है। चलिए, ये तो प्रोसेस हो गया ना सर सारा। ये एक बहुत ही उम्दा सिस्टम है जी पाकिस्तान की तारीख में। अदारे जब आप कहते हैं, आप माशाल्लाह से पढ़े लिखे हैं, आपको तो लोगों को ये बताना चाहिए कि अदारे साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में ठीक
नहीं होते, शायद 15 में भी नहीं होते। इदारों को ठीक करने के लिए कौमों को जी हाँ, बेहतरी के अमल का आगाज मगर हो जाता है सर, उसकी तरफ बेहतरी की सिमत आगाज शुरू होता है। हाँ। और वो आगाज सबसे पहला काम क्या होता है? सजा और जजा, ट्रांसपेरेंसी के साथ। जो काम कर रहा है उसका भी पता चले, जो काम नहीं कर रहा उसका भी। अब जब तक आपके इदारे ठीक नहीं होते उतनी देर तक, जैसे सिंध में लोग मर रहे हैं बेचारे, तो फरियाद नहीं सुन रहा। इवन पीएम पोर्टल के ऊपर भी 27% परफॉर्मेंस है सिंध की। तो आप ये हमें ये मशवरा दे रहे हैं कि उतनी देर तक गरीबों को मरने नहीं, जब तक इदारे ठीक नहीं होते। जब तक इस इदारे में इस तरीके का ये सियासी और इंतजामी मामलात है, जिनमें ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके अपने मफाद हैं, तो ये काम जो है, काम जो मजलूब, राइट सर, अब मुझे बिल्कुल सही है आपने एक, तो ये सिटीजन पोर्टल जो है वो बुनियादी तौर पर सिंध जैसी हुकूमतों के लिए ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि सिंध में हुकूमत के लिए नहीं जी, किसी भी हुकूमत के लिए, लेकिन सिंध हुकूमत जैसी, आपके ख्याल में जैसी सिंध हुकूमत काम कर रही है वहां तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि वहां पर तो बिल्कुल इदारे काम नहीं कर रहे हैं। ये औरिया साहब, ये जो मेरा बुनियादी सवाल था ये अब, और जो शहबाज गिल साहब कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि 10-10 साल लगते हैं इदारों को ठीक होने में, लेकिन क्या इदारों के ठीक होने के अमल का आगाज हो गया है? देखिए, दुनिया पूरी में जो कंप्लेंट का लेवल होता है वो प्राइमरी होता है। ये पाकिस्तान शायद दुनिया के चंद वाहिद ममालिक में से एक है, शायद वाहिद मुल्क है कि जिसमें कंप्लेंट सेंट्रलाइज हो गई है। आप वजीर आजम को नॉक करेंगे, वहां एक शानदार किस्म का कंप्यूटर बैठा होगा, वो कंप्यूटर नीचे फिर लेटर लिखेगा, उसको इतने दिन देगा, उसको इतने देगा। आपने पूरा स्ट्रक्चर तो तबाह कर दिया ना नीचे लोकल लेवल का, जो तहसील लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, जहां ये कंप्लेंट होती थी, जहां पर रिजॉल्व होना चाहिए था। जो खान साहब का बेसिक वादा था कि ग्रास रूट लेवल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। हम रोते इस बात को थे कि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का गंद यही है कि हर चीज सेंट्रलाइज कर देते हैं। अब आते हैं कंप्यूटर के ऊपर। कंप्यूटर के बारे में एक फिक्र था, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आपका पटवारी ठीक नहीं है, आपका तहसीलदार ठीक नहीं है, आपका एसएचओ ठीक नहीं है, आप दुनिया का बेहतरीन कंप्यूटर लगा दें, आप ठीक नहीं हो सकते। वो जो बहुत मशहूर वाक्या है, ये इन्होंने एक वाक्या सुनाया, मैं 10 वाक्य सुना देता हूं कि किस तरह सुनाई मिलती ने पहले सिस्टम के अंदर। कुतुबुल्लाह शहाब ने एक वाक्या लिखा है, रिपोर्ट पटवारी मुफस्सल है, और ये वाक्या है आज से 40 साल पहले का जी। और उस वाक्य को आज ये रिपीट करके हमारे सुना रहे हैं। वो कहते हैं एक पटवारी ने दरखास्त दे दी गवर्नर हाउस, पटवारी ने एक बंदे को तंग करता था, गवर्नर हाउस को दरखास्त दे दी। गवर्नर ने लिखा कि जनाब आप लिखो इसको, और नीचे वो होता चीफ सेक्रेटरी से मोर लगती कमिश्नर आखिर उस पटवारी के पास आ गई। पटवारी ने उसको बुलाया, उसने कहा अच्छा तुम मुझको देते हो, ठीक। उसने लिखा कि यह बंदा जो है दरखास्तें देने का आदी है, इसको आला सरकार का कार में दाखिल करता है, और वो दाखिले दफ्तर हो गई। ये रिपोर्ट ओपन होनी चाहिए पब्लिकली कि रिजॉल्व किस नेचर पे हुई हैं। मैंने उम्र गुजारी है 32 साल, मुझे पता है कैसे रिजॉल्व होती हैं कि ये मैटर हैज बीन रेफर्ड टू फलां, मैटर हैज बीन राम फलां। मैं मिसालें दे सकता हूं, बहुत सारे केसेस में सिटीजन पोर्टल पे ऐसा ही हो रहा है कि जो कहते हैं हमने जी हर जगह। भाई अगर सिटीजन पोर्टल पे ऐसा ना हो रहा था तो इमरान खान साहब के बहनोई का प्लॉट कब्जा होता, उसको कंप्लेंट करनी पड़ती मीडिया पे आके। नीचे तहसील लेवल पे ठीक करो। पाकिस्तान का सत्यानाश इस वक्त हुआ है कि हर चीज सेंट्रलाइज हुई है, फेडरल गवर्नमेंट में हुई है। जब से हुई है हम तबाह बर्बाद हो गए। पहले बेनजीर कंप्लेंट सेल बना, उसमें चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट सेल बना, फिर जरदारी कंप्लेंट सेल बना, फिर नवाज शरीफ कंप्लेंट सेल बना। आपने उसमें फर्क क्या है? आपने कंप्यूटर लगा दिया, आप खूबसूरत लगते हैं, जाहिर बात है खूबसूरत लगे, खूबसूरत नजर आते हैं। आपने शानदार किस्म के कलरफुल मुझे भी नजर आ रहे हैं। 2.3 बिलियन 2.8 मिलियन कंप्लेंट्स आ गई। ये पब्लिक होनी चाहिए कि नेचर ऑफ कंप्लेंट क्या थी, कहां हल हुई, किस जगह हुई। या खान साहब को बड़ा आसान है समझाना इन सारी चीजों का कि जनाब हमने ये दिखा दिया। आपका ग्राउंड लेवल पे क्या तब्दीली आई है इस कंप्लेंट के बाद? आपका पटवारी कितना चेंज हुआ है, आपका थानेदार कितना डरता है? इसका जवाब तो और ऐसा पहले ही दे दिया ना शहबाज गिल साहब ने। सर वो तो कह रहे हैं कि साल लगते हैं, अभी आप 2 साल में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मुझे बात करने नहीं, घंटा लगता है। ये सिस्टम तब्दील होने में घंटा लगता है, घंटा लगता है। मुझे अगर आपको नहीं, ये किसने कह दिया साल खराब हो गया? एक डिप्टी कमिश्नर अच्छा ऑनेस्ट ठीक
एक एसपी ठीक, एक सेशन इंचार्ज, ये 3 बंदे आप ठीक लगा दें, घंटा लगता है सिस्टम ठीक होने में। ये किसने कह दिया कि मुसज्जियों का खराब हुआ ठीक नहीं हो सकता? जी अच्छा, शहबाज गिल साहब इसका कुछ कहना चाह रहे हैं, मगर पहले शहबाज गिल साहब राय ले लीजिए, पहले शाह आरिफ साहब को भी ले लें, फिर इकट्ठा जवाब दीजिएगा। जी शाह साहब, एक सेकंड, शाह साहब एक मिनट, इरशाद साहब, इरशाद आरिफ साहब जी जनाब। अच्छा, गुजारिश ये है कि जो बातें हो रही हैं ना, ओवैस शाह साहब अपनी जगह पे एक बात कर रहे हैं, शहबाज गिल साहब बात कर रहे हैं और औरिया साहब बात कर रहे हैं, ये सारे ही सच बोल रहे हैं, अपनी अपनी नोयत का एक सच है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा सिस्टम तबाह हो चुका है, तबाह हुआ है। उसकी कई वजूहात हैं, उसमें सियासी मुदाखलत हुई है, उसमें नाअहल लोग जो हैं भर्ती हुए हैं, उसमें करप्शन का और सिफारिश का कल्चर आया है, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि अगर कहीं से सुनवाई नहीं हो रही तो क्या वज़ीर आज़म को यह हक़ हासिल नहीं कि कोई एक तो दरवाज़ा खोलें ना कि चलो जी ठीक है, जब तक हम सिस्टम दुरुस्त नहीं कर लेते ये एक मौजूद है, आप इसको इस्तेमाल करें। और अगर उससे 30 लाख लोगों की सुनवाई होती है, 30 लाख लोगों को फ़ायदा होता है, तो हमें इस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। ये तो है कि एक जब पेशेंट आपके डॉक्टर के पास आता है तो वो ये नहीं कहता है कि जनाब आपको चूँकि बीमारी है ऐसी नोयत की, बोलेक नोयत की, तो मैं पहले उसके जो वजूहात हैं, असबाब हैं, पहले वो फौरी तौर पर कहता है कि ये दर्द हो रही है, ये डिस्प्रिन की गोली तो खाओ ना, और उसके बाद फिर वो इलाज करता है कि पहले इसकी जान बचानी है, पहले इसका दर्द ख़त्म करना है, पहले इसका बुखार ख़त्म करना है, फिर बाकी इलाज करना है। तो ये फौरी नोयत का तो बिल्कुल मैं समझता हूँ ठीक है, होना चाहिए। और लेकिन ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की सतह पर नहीं होना चाहिए था, इसको पहले दिन ही इसका दायरा वसी कर देना चाहिए था। चीफ मिनिस्टर्स का भी कायम किया जाता है, बल्कि इसमें अगर चीफ मिनिस्टर पर ये एतराज़ था कि जी वो जो मुखालिफ हैं वो नहीं करेंगे, गवर्नर्स को कोई इस तरह का इख्तियार दे दिया जाता उसकी निचली सतह पर, और उसकी मॉनिटरिंग जो है वज़ीर आज़म हाउस से उसकी भी हो सकती थी, एक बात। लेकिन जो बुनियादी सवाल है औरिया साहब का और ओवैस कादिर शाह साहब का, और मैं भी उसमें हूँ, कि ये बहरहाल एक आर्जी नोयत के फौरी नोयत की चीज़ें हैं। बुनियादी सवाल वहाँ होगा कि आपने तब्दीली के लिए अमल का आगाज़ किया है या नहीं किया। उसमें बहरहाल माज़रत के साथ मैं अर्ज़ करूँगा कि अभी तक कोई आगाज़ नहीं हुआ, आगाज़ ही नहीं हुआ, आगाज़ नहीं हुआ। उसकी मिसाल है कि अभी तक हमें ये नहीं पता कि वो जो डॉक्टर इशरत हुसैन की आपने कमेटी बनाई थी उसके नतीजे में क्या तब्दीलियाँ आएंगी, कोई उस रिपोर्ट पर कितना अमल दरामद हुआ है, वो रिपोर्ट सबमिट हुई, उस रिपोर्ट को मंजूर किया गया या अभी तक वो रिपोर्ट ही तैयार नहीं हुई। अगर हुई के निज़ाम में क्या तो उसमें निज़ाम में आपने किस, देखिए अयूब खान के दौर में एक कमीशन, ग़ालिबन उसका नाम शरीफ कमीशन था, एक कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट सामने आई, उसके नतीजे में हमें मालूम हुआ कि जी ये सिस्टम में तब्दीलियाँ हो रही हैं। फिर भुट्टो साहब के दौर में हुआ, वो हमें मालूम हुआ कि उन्होंने किस तरह से, उन्होंने तो खैर बेड़ा गर्क किया, लेकिन वो तब्दीलियाँ हमें नज़र आईं। फिर ये मुशर्रफ के दौर में एक निज़ाम लाया गया, तो वो नज़र आ रहा था कि जी ये तजावीज़ आई हैं, इन पर ये अमल दरामद हुआ है, ये नतीजा निकल रहा है। अभी तक हमें मालूम नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने के लिए क्या तब्दीलियाँ लाई गई हैं, क्या किस नोयत के। यहाँ पंजाब में और नासिर खान दुरानी को लगाया गया कि पुलिस सिस्टम को ठीक करना है, खैबर पख्तूनख्वा की, वो तीसरे महीने चौथे महीने वो रुखसत हो गए, उसके बाद खामोशी छा गई। पर निजाम तो जो है वो निजाम को बहनोई का कब्जा नहीं छुड़वा सका, बंदा चेंज करना पड़ा। ये आप जो पेनाडॉल खिला के एक कैंसर पेशेंट को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बंदे भी, यानी दोनों चीजें होंगी ना, पहले सिस्टम आप चेंज करेंगे, उसके बाद बंदे चेंज करेंगे। वही आदमी एक जो है उसको वजीर सेक्रेटरी सेहत से हटा के वो दूसरा बल्दियात का लगा देते हैं और तवक्को ये करते हैं कि यहाँ तो वो गलत था, ठीक काम नहीं कर रहा था, करप्ट था, यहाँ वो ठीक। तो आप ये कह रहे हैं कि आगाज ही नहीं हुआ, सिस्टम को ठीक करने को, और आगाज नहीं हुआ, घंटा लगता है। नीयत पे कोई शक नहीं है, कोशिश पे कोई शक नहीं है, लेकिन जो बुनियादी नोयत के इक़दामात होने चाहिए वो हमें नजर नहीं आ रहे हैं। राइट जी, मैं आप कादिर साहब, वैस कादिर शाह साहब आपका जवाब लेता हूँ, शहबाज गिल साहब आपका भी लेता हूँ, एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं जी। मैं दोबारा खुशामदीद कहते हैं। वैस कादिर शाह साहब, अभी आप इस पर वजाहत करना चाह रहे हैं, जो कुछ बातें हो रही थी, लेकिन आपका अपनी जो कारकर्दगी है
शहबाज गिल साहब कह रहे हैं 27% रिस्पॉन्स रेट है सिंध का। जितने लोग सिंध से शिकायत करने के लिए सिटीजन पोर्टल पे आते हैं, आपकी तरफ रेफर किए जाते हैं, सिर्फ 27% चीजें सॉल्व हुई हैं। आपकी अपनी कारकर्दगी का तो ये आलम है सर, आप किसी के इदारों पर क्या तनकीद करेंगे? काजिद शाह साहब। असद, मैं इसी बात पे बोलना चाह रहा था। देखिए, शायद मेरे भाई को आंखें होते हुए भी नजर नहीं आ रहा और कान होते हुए भी इनको सुनाई नहीं देता कि मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ स्काइप पे, और जो ये कंप्यूटर लिटरेसी की बात कर रहे थे, गलती से थोड़ा बहुत मैं कंप्यूटर को जानता हूँ और लिटरेट हूँ थोड़ा बहुत जी। हाथ पांव इस पे चल जाते हैं, पता चल जाता है कि गिल कौन है, हिल कौन है, कोई क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। चलिए, ये सारी चीजें पता चलती है। इन्होंने कह दिया मेरे भाई ने कि 27% सिंध की बात है। देखिए, मेरी बात को तो मेरे दोनों भाई जिन्होंने मेरे बाद में बोला, ओरिया साहब और दूसरों ने, दोनों ने सेकंड किया कि आपकी क्या कारकर्दगी है। पब्लिक तो होनी चाहिए, पब्लिक तो करें। इतने लोग शिकायत कर रहे हैं, आपने कहा, और 27% सिंध हो गई। देखिए, आपकी कारकर्दगी यह है कि आप 5 आईजीज चेंज करते हैं पंजाब में। आपकी कारकर्दगी यह है कि आपके खान साहब के जो बहनोई है उनका प्लॉट नहीं और कब्जा खाली नहीं होता, आईजी हट जाता है। आपने ही वादा किया था ये कि 100 दिन में सिस्टम तब्दील कर देंगे, पहले 100 दिन में सारी चीजें मसले हल कर देंगे। क्या ये दावे हमने किए थे? देखिए, ये क्या इश्यूज हैं कि आप हम पे सिर्फ इल्जाम, सोते जागते उठते बैठते कोई भी प्रॉब्लम हो, कोरोना हो, दूसरा कोई इशू आ जाए, सिंध गवर्नमेंट करप्शन, सिंध गवर्नमेंट। लेकिन सर एक बात तो है ना वैस कादिर शाह साहब, अभी मिसाल के तौर पर कश्मीर का वाकया हुआ, आपने जो एएसआई थे उनकी, मैं छोटा सा मेरा सवाल तो ले लीजिए ना, मेरा सवाल तो ले लीजिए सर। जिनकी एएसआई साहब की आपने बहुत तहसीन की, उनको नवाजा, इनामात से नवाजा, प्राइम मिनिस्टर ने भी तहसीन की, आपने भी की, आईजी साहब ने भी की। मसला यह है कि वो खुद कहते हैं कि मैं खातून मेरे पीछे कई दिन से पड़ी हुई थी, बार बार थाने आ रही थी, मैंने इसे टरखा दिया था, मैं घर चला गया और ये मेरे पीछे घर आ गई। ये है निजाम सर, ये है रियासत का निजाम जिसने उस औरत को इंसाफ देने से इनकार कर दिया था। आप अब उनकी तहसीन कर रहे हैं। जो कश्मीर में वाकया हुआ वो सबके सामने आ गया, जवाबदार पकड़े भी गए, जिन लोगों ने गुनाह किया वो अरेस्ट भी हुए, उनके साथ फुल फ्राई भी हो गया एक बंदा उनमें से। देखें, और मुझे ये बताएं कि जो सियालकोट वाला वाकया हुआ था उसमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ? आखिर उसको कोई जवाब देने के लिए तैयार है? खातून के साथ एक वाकया होता है तो मुल्जमान कितने दिन तक पंजाब में गुम हो गया। अब वो एक बंदे पे पूरा पंजाब क्रिटिसाइज कर रहा है सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे, लेकिन वो सीसीपीओ नहीं हटता। क्या वजह है वो सीसीपीओ नहीं हटता? क्यों, किसने रखा हुआ है वो सीसीपीओ? देखिए, आप पोर्टल की बात करते हैं, आप शिकायत की बात करते हैं, शिकायत तो आपके खिलाफ खुद इतनी है जिनका अजाला आप नहीं कर सकते। और बात करते हैं 27% सिंध की। सिंध में कोरोना पे इकदाम पहले किए, ठीक है, आपकी शिकायत है, वो हम गलत है। आप तो कोरोना को मानने के लिए तैयार नहीं थे, आपके वजीर आजम। आज तक वो टीवी क्लिपिंग्स मौजूद हैं कि इट्स नथिंग, इट्स जस्ट अ फ्लू। और आज आप कहते हैं कि कोरोना, वो तो सर अभी बहुत पुरानी बात हो गई। कोरोना तो आगे, कोरोना के बारे में बहुत कम मालूमात शुरू आज क्या किया है पूरी दुनिया को। आज क्या हुआ है? आज अगर एक फंक्शन बैठ के कर रहे हैं, एक प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें इतने गेस्ट बुलाए हुए हैं, और दूसरों को ये कह रहे हैं, सीरियसनेस ये है, कह रहे हैं कि आप शहबाज गिल साहब सर, एक तो ये कि आपने ये तकरीब क्यों मुनक्किद की, 2 मरतबा एतराज उठा दिया उस पर। दूसरा जो ज्यादा संजीदा सवाल है वो ये भी संजीदा खैर, लेकिन जो औरिया साहब कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि 1 घंटे में निजाम ठीक हो सकता है, आप कह रहे हैं 2 साल में इसकी बुनियाद नहीं पड़ी। और इरशाद साहब का की बात मैं नहीं कह रहा, इरशाद साहब ने कहा है कि आगाज ही नहीं हुआ निजाम के ठीक होने का। जी देखिए, बात यह है कि बहस कोई और थी, बहस किसी और तरफ चल रही थी। बहस ये थी कि पाकिस्तान का निजाम जो एक 2 पार्टियों ने पिछले 40 सालों से तबाह किया, और उसमें जो एक आम शहरी है मेरी तरह का, इरशाद आरिफ साहब की तरह का, या इवन जो हमसे भी सोशो इकोनॉमिकली नीचे वाले स्केल में लोग हैं, स्पेशली वो लोग बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी पैसा दिए, रिश्वत दिए उनके काम नहीं होते। इस पे आप पॉलिटिकल स्कोर कोई करना चाहे, इस पे कोई कलाबाजियां लगाना चाहे, वो उसकी मर्जी है। आवाम को बेवकूफ बनाना चाहे, वो साइंटिफिक थ्योरीज बताए, वो नसीम आजादी की किताबें पढ़े, उससे तो फर्क नहीं पड़ना। हकीकत ये है कि लोगों को डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए अपने प्यारों के कई हफ्ते गुजारने पड़ते हैं, लोगों को अस्पतालों में इलाज कराने के लिए कई हफ्ते गुजारने पड़ते हैं। ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं गिल साहब, आपके पास 3 सूबाई गवर्नमेंट्स हैं और ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं सारी चीजें।
आप ये सारी चीजें खुद ऑन रिकॉर्ड मान रहे हैं, बल्कि 3 सूबाई गवर्नमेंट है, आप लोग चला रहे हैं। बात तो करने जी, गवर्नमेंट आपके पास है। अच्छा, वैसे शाह साहब चूंकि ऑडियो पर हैं, शहबाज गिल साहब, तो उनकी आवाज पर दब जाती है जब कोई वीडियो वाला बंदा बोलता है, जैसे बात सुन लें उनके ओवरलैप। आप मेरी बात सुनिए। जी जी जी, अगर आपने शोर मचाना है तो आप लोग अकेले प्रोग्राम करने में फायदा नहीं है, लेकिन बात सुनेंगे, मैंने इसलिए आपकी बात। दूसरी बात यह है कि शाह साहब की भी पार्टी को फेडरल में मौका मिला और इन्होंने अपना काम किया, नून लीग को भी मिला, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान का 40 साल में हमारी बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी किस जमाने में ठीक थी, हमारे मेयार बिल्कुल बहुत बेहतर थे आज से 30-40 साल पहले, लेकिन हमने पिछले 2 जो ये पार्टी थी, इन्होंने पिछले 30-40 सालों में पाकिस्तान की तबाही करके रख दी। उस तबाही के बाद अब आपको एक तो बैंडेज लगाना पड़ना है, डिस्प्रिन देनी पड़नी है फौरन जिसको दर्द होती है, और लॉन्ग टर्म भी उसका करना पड़ना है। मसलन इसी हफ्ते अगर आपकी खबरों पे नजर पड़ी हो, शाहद आरिफ साहब की जरूर पड़ी होगी, तो प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किए हैं वो तमाम नए लॉज जिसके हिसाब से जो लोगों को रेप्रीमैंड करना है, या सरकारी इदारों के अंदर जो फेडरल के सरकारी इदारे हैं उनमें जो एक लामतनाही सिलसिला था किसी को रेप्रीमैंड करने का, इंक्वायरी ऑफिसर कौन होगा, कितने दिनों में इंक्वायरी होगी, उसकी सजा क्या होगी, वो कुछ होता ही नहीं था। कंप्लेन दे वो घूमती रहती थी। उसका एक सिस्टम नाफिज किया गया है पिछले हफ्ते, ये इसी हफ्ते मंगल या बुध वाले दिन वो रिलीज हुए हैं लॉज, और वो अप्रूव हुए हैं प्राइम मिनिस्टर से, और उसमें टाइमलाइन सेट की गई है, अथॉरिटी रीडिफाइन की गई है कि किस बंदे को कब सजा दे। ये तो होगी एक बात। दूसरी बात, औरिया साहब मेरे बिल्कुल बुजुर्ग हैं, मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, मेरे बहुत मोहतरम है, लेकिन औरिया साहब को ये भी समझना है कि इन्हीं की पीढ़ी है जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। औरिया साहब भी पाकिस्तान की सर्विसेज में थे, सिविल सर्विस। अब जब इन्होंने बेड़ा गर्क इस पीढ़ी ने किया है तो यही हमें इसका हल भी बताएंगे? नहीं, ये हमें हल नहीं बताएंगे। अगर ये हल बताने जोगे होते तो ये अपने टाइम में ठीक कर लेते इसको। ये मेरे बुजुर्ग हैं, मैं इनका बहुत एहतराम करता हूँ, ये मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि ये इससे कोई जाती डिसरिस्पेक्ट का एलिमेंट मेरी बात से नहीं देंगे, लेकिन मेरा सिर्फ इनको बताने का तरीका ये है कि जमाने के अंदाज बदले गए। ये सिर्फ कंप्यूटर नहीं लग रहा, ये खूबसूरत नहीं हो रहा, इस कंप्यूटर में एक नादरा का नंबर पड़ता है जिससे ट्रैक होता है कि वो कौन शख्स है जिसकी कंप्लेन है। उसको पूरी दुनिया में जो नाफिज हैं तरीके कंप्लेन के और उसके बाद उसकी ट्रैकिंग के, वो इसमें इंप्लीमेंट होते हैं। और आप ही की तरह के डिप्टी कमिश्नर के लेवल के और उससे भी सीनियर ऑफिसर्स जो हैं वो इसको बैठकर देख रहे हैं। तो अगर ये पिछली पीढ़ियों ने काम ठीक करना होता तो आज हम इस मुसीबत में होते क्यों? तो अब खुदारा काम सीधी सिमत चला है, इसको चलने दें। आपने अपनी बारी पे जो किया बिल्कुल ठीक किया, अब जिनकी बारी है उनको काम करने दें। अवाम को मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि अवाम का जो इसमें सेटिस्फेक्शन रेट है वो देखिए। अब आप कहते हैं खुद ही कह दिया, तो कल आ जाए इरशाद आरिफ साहब अपनी टीम लेके मैं चैलेंज कर रहा हूं, और यह साहब मेहमान बने। जब मैं कहता हूं कि 26 लाख लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हुए, तो मैं 26 लाख के आपको CNIC नंबर दूंगा, आप उन्हें कांटेक्ट, उनके टेलीफोन नंबर दूंगा मैं आपको। जी सर, ये जो सॉल्व होते हैं ना प्रॉब्लम सॉल्व, इसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए मैं एक चीज मैं इससे ऐड करूं, बाकी औरिया साहब इसमें खुद जवाब देंगे इसका। मेरा मिसाल के तौर पे एक ओवरसीज कमीशन पंजाब है जिसको आप वसीम अख्तर साहब चला रहे हैं, पहले नून लीग ने इसकी बुनियाद रखी, उनके फिगर्स भी ऐसे हैं कि उन्होंने सॉल्व कर दिए, लेकिन सॉल्व की डेफिनेशन ये है कि हमने दरखास्तों को जो कि ऑनलाइन पोर्टल पर आई, सर मैं छोटा सा सवाल ले लीजिएगा डॉक्टर साहब, ऑनलाइन पोर्टल पे लोगों ने अप्लाई किया, इंग्लैंड में बैठ के, अमेरिका में बैठ के, कहीं किसी भी जगह पे बैठ के अप्लाई किया, वो उसको रिसीव कर लिया गया, कॉरेस्पॉन्डेंस हुई, जवाब मिला, मुतल्लिका इदारे तक रेफर कर दिया गया। जैसे ही वो मामला मुतल्लिका इदारे या अदालत के पास चला गया तो वहां पर सॉल्व लिखा हुआ उनकी वेबसाइट पर आ गया, हमने सॉल्व कर दिया, अब आगे आप जाने तो अदालत जाने। सॉल्व की डेफिनेशन जो है वो शायद चेंज कर दे तो ये सक्सेस रेट जो है वो चेंज हो जाएगा। डॉक्टर साहब देखिए ये आप सवाल बहुत अच्छे कर रहे हैं और मैं इसका बिल्कुल अभी आपको पूरा जवाब दूंगा, लेकिन जवाब के साथ साथ ये बताऊं कि अगर आप इसी तरह का एक प्रोग्राम करते कि आप पूरा मेरा एहतसाब करते, हर सवाल करते और हर एंगल से करते, तो वो ज्यादा आवाम के लिए इंफॉर्मेटिव होना था। और उसके बाद जो हमारे दूसरे दोस्त हैं उनको अगले प्रोग्राम में इसके ऊपर क्रिटिसिज्म के लिए लेते। आप एक कंप्रीहेंसिव बहस भी करना चाहते हैं और उसमें पॉलिटिकल डिबेट भी करवाना चाहते हैं, ये दो बातें एक प्रोग्राम में नहीं हो सकती। अब मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। आपके सवाल का जवाब ये है कि जब किसी भी, पहले तो आपने मुझे एग्जांपल नहीं समझ आई कि किस इदारे की थी। मैं ओवरसीज कमीशन, जो ओवरसीज कमीशन पंजाब है उसकी मिसाल दे रहा था। किसकी? दोबारा बताइए। पंजाब ओवरसीज कमीशन सर,
जिसको वसीम अख्तर साहब देखते हैं, हेड करते हैं जी, ओवरसीज कमीशन। जी। अब आपने ओपीएफ जी, एक आपने कोई भी कंप्लेन कर दी, अब वो कंप्लेन जाएगी वाया चीफ सेक्रेटरी या जो भी उनके हेड हैं उनके पास, वो वापस कहेंगे हमने सॉल्व कर दिया, तो हम वापस फीडबैक मांगेंगे आपसे कि ये वाकई सॉल्व हो गया है, आर यू सेटिस्फाइड? अगर आप लिखते हैं कि नहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, ये गलत कह रहे हैं, ये इन्होंने सॉल्व नहीं किया, तो हम उस केस को रीओपन करेंगे। सर नहीं हो रहा डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर शहबाज साहब मैं 3 साल से इस तरह के लोगों के साथ काम कर रहा हूं, मैं तजर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूं कि वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है। मैं चले मैं सर अब आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ये 12 सिस्टम के खिलाफ। एक चीज ओरिया साहब के पास जाने से पहले सिर्फ एक चीज मैं ओरिया साहब के सामने रख दूं कि ओरिया साहब सीनियर हैं, बड़े हैं। ये अभी गुल साहब ने बात की कि लॉज बनाए वजीर आजम साहब ने, लॉज में इंक्वायरी रिपोर्ट भी आएगी, टाइम फ्रेम भी होगा। ये सिर्फ बता दें कि ये लॉज किन पे इंप्लीमेंट होंगे, क्या पीटीआई इससे एग्जेम्प्टेड है? क्योंकि अभी तक जेकेटी के खिलाफ जो भी चीज बनी उसका कोई पता नहीं, सीएम पंजाब के खिलाफ जो केस आया वाइन शॉप के लाइसेंस का पता नहीं है, महमूद मौलवी का कुछ पता नहीं है, इनकी इंक्वायरी का टाइम क्या है? बोल रहे हैं बार बार, ये बोल रहे हैं ये वही मुझे औरिया साहब के पास जाने दें जरा। औरिया साहब बंद हो गया था, औरिया साहब जमाने के अंदाज बदले गए कंप्यूटर का जी। अवैस कादिर शाह साहब 1 मिनट दीजिएगा, मैं औरिया साहब, ये तो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से आपने पूरे प्रोग्राम ब्यूरोक्रेसी के हवाले से देखे, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कह रहे हैं, सिर्फ ये ब्यूरोक्रेसी को कसूरवार ठहराते हैं क्या? जो इनके बराबर में लेफ्ट राइट बैठे हुए हैं, क्या ये लॉज उन पे इंप्लीमेंट नहीं होंगे? क्या लॉज वो पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी ऐसे बात नहीं समझ आ रही। सुप्रीम क्लास, देखिए वो सुप्रीम क्लास पाकिस्तानी है, ब्यूरोक्रेट सुप्रीम क्लास पाकिस्तानी नहीं है। देखिए ये एक ही मुल्क में 2 लॉज क्यों? लॉज सबके लिए एक होना चाहिए। सर डॉक्टर साहब, आपकी डॉक्टर शहबाज साहब की बात समझ नहीं आ रही क्योंकि आपकी आवाज दब रही है। एक मिनट मुझे मौका दे दीजिएगा, 1 सेकंड सर, मैं या मुझे ब्रेक लेना पड़ जाएगी, मैं फिर मैं चलिए ब्रेक लेके आता हूँ, ब्रेक लेकर आता हूँ। थोड़ा सा इस अंदाज में गुफ्तगू करते हैं कि सबकी बात समझ आ जाए। ब्रेक लेके वापस आ जाते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। बात हो रही है हुकूमत की परफॉर्मेंस की, गवर्नेंस की, तो इस पर औरिया साहब की तरफ मैं आ रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको फिरदौस आशिक अवान साहबा का स्टेटमेंट सुनवाते हुए, जो वो कह रही हैं कि अपोजिशन की स्टेटमेंट्स का जवाब हम स्टेटमेंट्स में नहीं देंगे, बल्कि हम अपनी कारकर्दगी की ज़बान में बात करेंगे। अब हम कारकर्दगी दिखाएंगे, उसकी बात क्या करेंगे, स्टेटमेंट्स का जवाब नहीं देंगे। तो सुनिए क्या कह रही हैं फिरदौस आशिक अवान साहब। हम तो अपनी सतह पे ये फैसला करने जा रहे हैं कि आपकी किसी स्टेटमेंट का जवाब ना दें। आपको मीडिया की स्क्रीनों में जिंदा रखने के लिए जो हुकूमत पे आप ताबड़तोड़ हमले करते हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस पे बोले। जहाँ पे भी कोई सरकारी हमारी डिस्कशन होगी, हम पॉलिसी बना रहे हैं कि हम अपनी परफॉर्मेंस पे बात करें। और ये सब यूँ नहीं है कि हुकूमत को इदराक नहीं है कि अपनी परफॉर्मेंस पे बात करनी है, अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। इदराक है, हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, इस पर एक बहस है। बहरहाल एक चीज़ जो अभी शहबाज गिल साहब ने कही थी, उसका अगर आप जवाब देना चाहें तो वो भी ऐड कर लीजिएगा। और ये साहब के अब ज़माने के अंदाज वो कह रहे हैं बदले गए, अब वो बात नहीं रही जो आपके ज़माने में थी, अब इस तरह से काम नहीं चलेगा जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। अगर तो बदले जाते तो सच्ची बात यह है कि मैं हार पहनाता उनको। इशरत हुसैन साहब मुझसे कई साल सीनियर हैं और मैंने उनको बड़ी करीब से देखा हुआ है। वो हमसे बहुत पुराने हैं और वो 25 साल से ही काम करते चले आ रहे हैं रिफॉर्म्स पैकेज बनाने का। कोई इमरान खान साहब नए नहीं हैं, इससे पहले जरदारी के ज़माने में थे, उससे पहले वो अपना मुशर्रफ के ज़माने में यही काम करते हैं। उनके साथ जितनी टीम है सबको जानता है, ये वही टीम है जो नवाज शरीफ की और जरदारी के साथ 2 मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम थी। कोई नई चीज हो तो मैं सच्ची बात है, पहली बात यह है कि मैं अपनी नौकरी के आखिरी 17 साल इसी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ लिखता रहा हूं और बेहतजाज के तौर पे लिखता रहा, उसके अंदर रहते हुए भी मैं समझता हूं कि बुनियादी तौर पर ये जो अभी इन्होंने कहा ना लॉज पास हुए हैं इंक्वायरीज के, ये 12वीं दफा लॉ पास हुए हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, और हर दफा अब 30 दिन के अंदर होगी, फिर 21 दिन के अंदर होगी, फिर 26 दिन के अंदर होगी, फिर 22 दिन के अंदर होगी, फिर ये उसका ऑथराइज ऑफिसर होगा, फिर उसका इंक्वायरी ऑफिसर होगा, फिर ये बनेगा। 1968 का जो पहला लॉ आया था एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स का, आप उसको उठा के देख ले, भी खान साहब ने जो पेश किया है उसके बीच में से 3-4 जो तब्दीलियां आई थी उसको इकट्ठा करके फिर इशरत साहब ने एक फ्रूट चार्ट बना के रख दिए। चारों सूबों की सिविल सर्विसेज हड़ताल पे जा रही हैं
क्योंकि इशरत हुसैन साहब ने बुनियादी तौर पर एक डीएमजी स्ट्रक्चर जो है वो जबरदस्ती खान साहब को शीशे में उतार के नाफिज करवा दिया। आपने सूबाई खुद मुख्तारी दे दी, आपने फिर एक सेंट्रल सर्विसेज जब बना दिया जिसमें बंगाली रोते थे, वो अगले फिर रोएंगे जाके। पहली बात तो ये है कि इशरत हुसैन साहब से मैं कहता हूं मेरे प्रोग्राम में आए जवाब दें, वो कहते नहीं मुझे तो मना कर दिया है। मेरे आप एक पाकिस्तान का पूरा स्ट्रक्चर बदल रहे हैं। आपको पता है साउथ कोरिया क्यों ठीक रहा? साउथ कोरिया में 25 साल के अंदर 19 प्राइम मिनिस्टर आए। साउथ कोरिया के अंदर सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने 4 डिफरेंट सूबे थे, उनकी आपस में खराबियां पैदा थी, उन्होंने अपना प्रेसिडेंट मार दिया। 8 दफा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बदला, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 100 से लेके 110 तक उन्होंने सिविल सर्विस को कहा ये स्टील फ्रेम है, इसको ठीक रखो, ठीक रखा। और सामने आप तब्दीली कर रहे हैं। आप इशरत हुसैन को कहें मेरे मुज़ाकरे में आए, इस प्रोग्राम में आए, किसी और प्रोग्राम में बताएं क्या करना है, फिर हम उनको दिखाएं कि इशरत हुसैन साहब ये कॉपी पेस्ट किया आपने। कॉर्नेलियस की रिपोर्ट 1959 की उठाएं, उसका ओपनिंग सेंटेंस था गॉन आर द डेज व्हेन द सीएसपीज आर करप्ट ऑनेस्ट, गॉन। ये ओपनिंग सेंटेंस आज भी ओपनिंग सेंटेंस वही है, लेकिन मसला सारा यह है कि आप तब्दीली, तो आप कह रहे हैं जमाने के अंदाज नहीं बदले गए, पुराने लोग ही अभी भी पॉलिसीज बना रहे हैं, नहीं बदले सर। सही है, ठीक है, चले राइट सर। इरशाद साहब, अब ये जो जलसों का मामला है, लाहौर में अब जलसा होने जा रहा है, अदालत के पास दरख्वास्त गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास दरख्वास्त गई, उन्होंने कहा कि जी आप पाबंदी लगा दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर शहरियों को खुद एहसास नहीं है जिम्मेदारी का या एग्जेक्टिव का काम है वो नहीं कर रहे, पार्लियामान नहीं कर रही, तो अदालत क्या कर सकती है? कैसे देखते हैं आप इसको? मेरे ख्याल है अदालत ने तो बिल्कुल ठीक कहा है और ठीक किया है। ये जिम्मेदारी एग्जेक्टिव की है, शहरियों की है। देखें, शहरियों का बिल्कुल शहरियों को ख़ुद भी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए, करते हैं। लेकिन देखें, अमेरिका में, बरतानिया में, फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में लोगों ने तो एहसास नहीं किया ना, कवानीन नाफिज करने पड़े। बरतानिया में कहा गया जी घर में भी आप 6 लोग इकट्ठे नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि इंसान जो है वो कवानीन हूँ तो फिर वो पाबंदी करता है और उनसे पाबंदी कराई जाती है, खा वो तरक्की याफ्ता मुआशरे का इंसान हो या पसमानदा मुआशरे का इंसान हो। और रियासत वजूद में इसीलिए आई है, हुकूमत वजूद में इसीलिए आई है। तो ये तवक्को करना कि सोसाइटी ख़ुद ब खुद अमल दरामद शुरू कर देगी ऐसी पर, ऐसा होता नहीं। जब अमेरिका में नहीं हो सका, यूरोप में नहीं हो सकता, हमारे यहाँ कैसे हो सकता है? एग्जेक्टिव को करना चाहिए। मेरा डे 1 से ये रहा है कि हुकूमत ये मामला अवाम पर ना छोड़े, क्योंकि और सियासतदानों पर भी ना छोड़े। माहिरीन जो कहते हैं उनके साथ बैठकर डिस्कशन के बाद जो फ़ैसला हो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। उस पर ज़िम्मेदारी डालनी चाहिए कि जहाँ जहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होगा वहाँ जवाबदेही होगी इंतज़ामिया से, पुलिस से, कि वो क्यों नहीं करा रहे। यहाँ ये स्मार्ट लॉकडाउन लगता है, वहाँ आखिर फिर पुलिस को ही भेजना पड़ता है ना उस पर अमल दरामद के लिए। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वहाँ करें। अगर जलसों से फैल रहा है, इज्तिमात से फैल रहा है, तो इज्तिमात को सख्ती से कानून के ज़रिए बंद कराएं और हुकूमत को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। ये जो फिरदौस आशिक अमान साहिबा कह रहे हैं, वो इस पर तो ये कहा जा सकता है हाय ज़ूद पशेमा का पशेमा होना कि आज 2.5 साल के बाद आप कह रहे हैं कि हम बयानात का जवाब नहीं देंगे। देखें, बयानात का जवाब भी दिया जाता है, परफॉर्मेंस को बयान भी किया जाता है, लेकिन ये नहीं है कि जो भी बयान आए अपोजिशन की तरफ से फौरी तौर पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दें। बयान जहाँ ज़रूरत है आप ज़रूर एक तवाज़ुन कि एक तरफ आप ये थे कि हर बात का जवाब दे रहे थे, आप कहते हैं हम किसी बात का जवाब नहीं। ठीक है, आप जहाँ ज़रूरत है जवाब दें, जहाँ तशहीर की ज़रूरत है तशहीर करें, अपनी परफॉर्मेंस को लोगों के सामने लाएं। जवाब देने वाले है इश्तिहारात खुसूसी अलग होंगे और ये परफॉर्मेंस दिखाने वाले अलग होंगे। नहीं, परफॉर्मेंस आपकी परफॉर्मेंस की तशहीर होनी चाहिए। ये परफॉर्मेंस क्या होती है नजर नहीं आएगी। एक चीज होती थी सिंध कार्ड और अब एक आ गया है पंजाबी कार्ड जो साद रफीक लगा रहे हैं। मैं आपको सुनवा देता हूँ साद रफीक साहब ने क्या कहा है जी। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਓ ਤੇ ਲਾਹੌਰੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਲੋਚ ਭੈਣ ਭਾਈਏ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਸ਼ਤੂਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਿੰਧੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ,
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਐਤਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਨ ਕਾਨੂੰਨ और जमहूर की बालादस्ती का फैसला पंजाब करेगा। जी अवैस कादिर साहब, आपके इत्तेहादी हैं वो जमात जो पंजाब में काम कर रही है और जिनका मैंने स्टेटमेंट सुनवाया पीडीएम में आपके साथ हैं, और वो कह रहे हैं कि फैसला किसी और ने नहीं, पंजाबियों ने करना है, नहीं ना सिंधियों ने करना है, ना उर्दू बोलने वालों ने करना है, पंजाबियों ने करना है। ये इस स्टेटमेंट की आपको कुछ समझ आती है? ये स्ट्रैटेजी है, स्टेटमेंट है, ये उनका ज़ाती क्या है? ये असद देखें, वो एक जलसे से खिताब कर रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, वो एक स्पीच कर रहे हैं, स्पीच डिलीवर कर रहे हैं। अब वो समझ रहे हैं अपनी स्पीच में वो क्यों इस तरह बोल रहे हैं। बहुत सी जगहों पे स्पीचेस असेंबली में भी बाज़ दफ़ा ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं। बहुत से हमारे अभी एमएनए से भी स्लिप ऑफ टंग हो गया था, या बहुत सी चीजें वो उन्होंने सोच समझ के उन्होंने तरदीद नहीं की, आप उनकी तरदीद कर रहे हैं। आप कह रहे हैं स्लिप ऑफ टंग है, वो अपनी बात पे खड़े हुए हैं। मैं कोई तरदीद नहीं कर रहा हूँ उसकी, मैं ये कह रहा हूँ कि वो अगर पंजाब में खड़े होकर अपने किसी जलसे से खिताब कर रहे हैं तो वो बेहतर जानते हैं कि वो ये इस तरह क्यों बोल रहे हैं। बहरहाल जो उन्होंने स्पीच की है वो पीडीएम का मौक़िफ़ ना समझा जाए, वो पीडीएम का बयानिया ना समझा जाए, वो उनका अपना बयानिया है, वो खुद बयान कर रहे हैं। पाकिस्तान के चारों सूबे हैं, गुलदस्ते की तरह हैं, और चारों सूबों में जो कौमें रहती हैं, जो ज़बानें बोलने वाले रहते हैं, वो सब एक होकर इस जद्दोजहद में साथ हैं पीडीएम की। और जलसे मुल्तान में भी देखा आपने कि सारी पार्टी साथ थी, हर ज़बान बोलने वाले साथ थे। ये डिस्क्रिमिनेशन और ये परसेप्शन क्रिएट ना किया जाए कि कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। एक एजेंडा है, उस पे जलसे हो रहे हैं, जिसपे बहुत सी कुव्वतों को ये अभी डर लग रहा है कि न जाने आगे क्या हो जाएगा। मुल्तान में बहुत शुक्रिया अवैस कादिर शाह साहब। क्या हो जाएगा? जलसा होगा तो होने दे रही है हुकूमत, अब जलसा होगा तो उससे तो जलसा होने से तो कुछ नहीं होगा। खैर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। शहबाज गिल साहब और गुलजान साहब, शाह साहब, अवैस कादिर शाह साहब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।